Welcome back everyone. Welcome to the video series of Vivekananda Public School. Today we are covering the chapter 1 of geography for class 10th. This is part 4. We are on the chapter 1 resource and development. इसके पहले हमने 3 parts में इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया. आज इस लास्ट पार्ट में हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को फिनिश करेंगे और इसके बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ डिस्कशन इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज या इसकी इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स. आप देख सकते हैं इट्स गिवन इन योर बुक. सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इस पर हमने कल भी थोड़ी सी बात की थी कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, यानी ये सनलाइट, अच्छे वाटर वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों से अच्छा हो जाता है. नदियाँ भी अपने पानी के साथ मिट्टी बहा कर लाती है तो वो भी रिजुविनेट हो जाती है, उसकी पावर वो एक ऑटोमेटिक उसमें फर्टिलिटी आ जाती है जो फसलों के लिए अच्छी होती है. लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इसने भी दूसरे रिसोर्सेज की तरह मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाए हैं फॉर्मेशन इसका होने में. यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत कुछ सेंटीमीटर तक हम देखते हैं, खोदते हैं, जिनकी वजह से फसल उगती है, वो बनने में काफ़ी वर्ष लग गए हैं. इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स में केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस आते हैं जिससे थोड़ी थोड़ी मिट्टी की गुणवत्ता में यानी उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, कलर और टेक्सचर में भी अंतर होता है और इस तरह अलग अलग मिट्टी अलग अलग तरह की फसलों के लिए अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है, यूज़ की जाती है. अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की यानी मिट्टी के वर्गीकरण की कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे काम आती है, तो उसमें सबसे पहली और सबसे जो चीफ या मुख्य है वो है एल्यूवियल सॉइल. इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं. देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड और इम्पॉर्टेंट सॉइल है. ये कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है. ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से जो मैदान बने हैं जिनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, उनमें ये एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में है. साथ ही साथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं उनमें भी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के द्वारा ये मिट्टी बनाई गई है. एल्यूवियल सॉइल में काफ़ी सारे सैंड, सिल्ट और क्ले ये मटेरियल मिक्स होते हैं और इसको भी दो अलग अलग नामों में क्लासिफाई किया गया है. एक को हम खादर कहते हैं और एक को बांगर. ये मिट्टी बहते हुए जल द्वारा, अगर हम शॉर्टली बात करें तो ये बहते हुए जल द्वारा कहीं से लाई गई होती है और इसके जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आपस में बंध के बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड बना लेते हैं और उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से गंगा नदी के डेल्टा तक ये पाई जाती है. इसमें बांगर और खादर जो पार्ट है, अगर हम उनकी बात करें तो बांगर जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो ऊंचाई तक हो जाती है कवर और फिर बाद में नदी वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है, यानी बाढ़ की वजह से पहुँचता है एक आध बार जब बाढ़ आती है, बाकी टाइम वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो वो मिट्टी कभी गीली नहीं हो पाती, नम नहीं हो पाती, वो पुरानी हो जाती है. वो उपजाऊपन के दृष्टिकोण से थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, वो बांगर होती है. और अगर हम खादर की बात करें यानी इसी जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल का जो दूसरा एक क्लासिफिकेशन है, सब डिवीज़न किया गया है. खादर जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड वगैरह होते हैं, लाइम होता है उसमें और ये खासकर शुगर केन यानी गन्ना, धान और कुछ वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है. तो ये पहला पार्ट है. आपके लिए क्वेश्चन भी बनता है कि सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है या किस तरह का रिसोर्स है, साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन क्या है. दूसरी अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल होती है. ब्लैक सॉइल जो है काली मिट्टी, ये सॉइल्स जो होती हैं ब्लैक इन कलर होती है और इनको रेगोर सॉइल भी कहा जाता है. ये इसका लोकल नाम है, हम कह सकते हैं. ये खासकर कॉटन सॉइल होती है, कपास की फसल के लिए जिससे कपड़े बनते हैं और आप जानते ही हैं हमारी कंट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए ये काफ़ी उपयुक्त है. और ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक, आप जानते होंगे रॉक जो पार्ट होते हैं, लेयर होती है धरती में, उसमें एक पेरेंट रॉक होता है जिससे ये इनका फॉर्मेशन होता है इस मिट्टी का.
तो ये वाली जो मिट्टी है महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस इलाके में पाई जाती है और ये बहुत ही फाइन मटेरियल की होती है। इसकी खास बात ये होती है कि ये अपने अंदर लिक्विड को बहुत देर तक रिटेन करके रखती है, यानी जल को पकड़े रहती है, यानी बहुत समय तक नम बनी रहती है। ये इस मिट्टी की बहुत खास बात है। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये अधिक मात्रा में है। और इसमें खास बात क्या है, इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कुछ फसलों के लिए, खासकर कपास वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम इसमें होता है, चूना जिसको हम कहते हैं, आयरॉनिक चीज़ें भी होती है आयरन वाली, और कुछ कार्बन वाले पदार्थ भी होते हैं। और इसका जो ब्लैक कलर होता है वो ह्यूमस की वजह से आता है, ऐसा माना जाता है। और इसमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं, आप देख सकते हैं। इसको लोग अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए उस तरह के यूज़ में भी लेते हैं। बालों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि ये काली मिट्टी काफ़ी फेमस होती है। ये डर्मेटोलॉजी वाले फील्ड में भी काम आती है। इसके बाद हम बात करें इसी ब्लैक सॉइल में, ये इसके बारे में कहा जाता है कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट्स कम होते हैं और इनमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं अगर बारिश नहीं होती है तो। और ये काफ़ी स्टिकी यानी चिपचिपी हो जाती है बारिश के समय पर। इसलिए से पहले ही शावर में यानी पहली बारिश में थोड़ा सा इसके साथ ऐसा इसको पलटा दिया जाता है, अच्छा कर दिया जाता है प्री मानसून पीरियड में, तो ये अच्छी हो जाती है और फसलों के लिए। और इसकी जो उर्वरक शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखें, एक रेड और येलो सॉइल होता है इसका एक टाइप। रेड सॉइल जो है डेवलप कैसे होती है, ये रॉक्स से लो रेनफॉल वाले एरिया में होती है, खासकर ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। उस एरिया में थोड़ी सी रेतीली या हल्की भुरभुरी होती है, कुछ मात्रा में ये छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। इसका रेडिश जो कलर होता है वो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है। आयरन का जो डिफ्यूजन है वो क्रिस्टलाइन में हो जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं। और ये येलो दिखती है तब जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, जब यानी इसमें थोड़ी नमी होती है तो ये येलो दिखती है, हल्की सूखने के बाद रेड हो जाती है, इसलिए इसे रेड या येलो सॉइल कहते हैं। और ये ऐसी जगह ज़्यादा होती है जिस तरह हम बोल सकते हैं जहाँ सूखा भी पड़ता हो और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाती हो, सूखा भी काफ़ी पड़ता हो ज़्यादा, यानी शुष्क मौसम भी हो और भारी बारिश भी होती हो। चट्टानों की टूट फूट से ये अक्सर बनती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह कम होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ नहीं होती है। इसके बाद हम बात करें लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल का अगला प्रकार है। इसमें लोहा यानी आयरन, एल्यूमिनियम, लाइम यानी चूना वगैरह ज़्यादा होता है। ये खासकर चाय के बागान वगैरह के लिए या कहवा यानी कॉफ़ी के सीड्स के लिए, काजू यानी कैज्यू नट्स के लिए, इनके लिए ये काफ़ी अच्छी होती है। हल्का सा इसका रंग लाल होता है, लेकिन जब ऊंचे तापमान वाले इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है तो हल्की सी रेडिश होती है, वरना उतनी रेडिश नहीं होती है। महाराष्ट्र और पूर्वी और पश्चिमी घाट, जिसको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम सह्याद्री पर्वत का जो श्रृंखला है उस एरिया में, क्योंकि वहाँ बारिश कई बार कम होती है वहाँ पे, और बिहार में राजमहल की पहाड़ियाँ और उस एरिया में ये बहुत ज़्यादा इसका विस्तार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और स्पेशली केरला में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये बना काय से है, ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, लेटर शब्द से बना है, जिसका मतलब ब्रिक होता है। लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। मैंने आपको जो बताया कि एकदम सूखा हो, शुष्क हो, फिर एकदम बारिश हो, ऐसी जगहों पर ये लेटराइट सॉइल होती है। इसके बाद बात आती है एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। थोड़ी रेतीली होती है एरिड सॉइल, शुष्क जो मिट्टी होती है, और इसको मरून गदा भी कहा जाता है हिंदी में। रेगिस्तानी एरियाज में जो मिट्टी पाई जाती है वो एरिड सॉइल होती है। एंड इन सम एरियाज सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग द वाटर, और इसमें से कॉमन सॉल्ट जो आपको पता है कि एवेपोरेट करके निकाला जाता है। ड्राई क्लाइमेट जहाँ होता है, हाई टेम्परेचर जहाँ होता है, वहाँ एवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, जिसको हम हिंदी में वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, कि पानी सूर्य की गर्मी से वाष्प बन के, भाप बन के उड़ जाता है। उस एरिया में ये सॉइल ज़्यादा होती है, इसमें कंकर पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं।
हालांकि प्रॉपर इरिगेशन के बाद इसे कल्टीवेट करने के योग्य बनाया जा सकता है। स्पेशली ये वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि रेगिस्तानी एरिया में। तो ये जो होती है इसमें बस ये है कि जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है, ये कम उपजाऊ होती है। इसके बाद बात करें फॉरेस्ट सॉइल की। ये फॉरेस्ट सॉइल जो है वॉलनट वगैरह जो होते हैं उसके ट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यानी आप ये बात करें कि इसके पार्टिकल्स के साइज़ जो है वो 0.052 टू 0.002 mm के आसपास होते हैं, यानी थोड़े से दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरी मिट्टी के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। इसमें सिल्ट, सैंड और क्ले ये मिक्स होता है और ये हिली एरियाज़ में, माउंटेनस एरियाज़ में पाई जाती हैं, पहाड़ी एरियाज़ में पाई जाती हैं। कभी कभी ये हिमालयन स्नो कवर्ड एरिया में भी होती हैं। These soils experience denudation and are acidic with low humus content. ये acidic भी होती हैं और these soils are found in lower parts of the valleys. लोअर पार्ट जो घाटियों के निचले हिस्से होते हैं वहाँ भी इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है, अलग अलग मिट्टी अलग अलग एरियाज में पाई जाती है। तो उन्हें पाए जाने वाले क्षेत्र के आधार पर भी बांटा गया है, उनकी उपयोगिता या वो किन फसलों के लिए ज़्यादा अच्छी है इसके आधार पर भी उनको डिवाइड किया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इस पर बात करें, सॉइल का जो कवर होता है वो लगातार पानी उस पर पड़ता रहता है और प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक के बाद एक चलती है। सॉइल बनती है, फिर उसका क्षरण होता है, वो बह जाती है, कट जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाई जाएं ताकि उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती है, तो सॉइल इरोजन कम होता है। हालांकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो ज़रूरी होती है। जो लैंड अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए उसे बैड लैंड कहा जाता है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि जब सॉइल वॉश अवे हो जाती है तो इसको शीट इरोजन कहते हैं, यानी ऊपर वाली लेयर जब पानी के बहाव से, तेज बहाव से या बाढ़ से बह जाता है तो उसको शीट इरोजन कहते हैं। विंड्स भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं, तेज़ हवाएं भी सॉइल इरोजन का कारण बनती हैं, दूर तक उन्हें ले जाती हैं। हालांकि इसकी वजह से एक फ़ायदा भी होता है, फॉरेस्ट जो है बढ़ते हैं क्योंकि हवा के साथ, मिट्टी के साथ सीड्स को भी कई जगह उड़ाकर बिखेर देती है जिससे नए पेड़ वगैरह बनते हैं। तो ये एक चीज़ है सॉइल इरोजन और उसका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की बात करें तो इसलिए आवश्यक है, वो तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है कि सॉइल कंजर्वेशन नहीं होगा तो हमारी आगे आने वाली या अभी करंट जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी खाने की पूर्ति करना मुश्किल है, क्योंकि खेती से ही, लैंड से ही हमें मेन चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ हमें अपने फर्नीचर और दूसरी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो पेड़ हम काटते हैं या पेड़ मिल जाते हैं उनसे जो चीज़ें बनती हैं वो भी मिट्टी की वजह से, जंगल है और उससे ही वो प्राप्त होता है। तो सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है और उसके इरोजन को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पॉइंट था सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स एंड इसका इरोजन और कंजर्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब हम इसके कुछ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पर, खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन पर बात करते हैं। आई होप सारे पार्ट्स को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप वैसे भी जानते हैं एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर्स को रटा नहीं जा सकता है, उन चीज़ों को मन से समझकर हम अपनी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे से उसे लिख सकते हैं, यही उसका एक तरीका है। फिर भी हम कुछ एमसीक्यूज़ पर बात करें, जैसे बुक में आपके पेज नंबर 12 पर दिए हुए हैं। पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर। 4 हमें ऑप्शन दिए हैं कि आयरन ओर किस तरह का रिसोर्स है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, हम उसे बनाते नहीं हैं, बना नहीं सकते हैं। लोहा हमें मिलता है, आयरन ओर्स हमें मिलती हैं अपनी माइनिंग में। सेकेंड है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। टाइडल एनर्जी आप जानते हैं, ज्वार भाटा जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण उससे आता है, उससे काफ़ी एनर्जी, हालांकि उसका ज़्यादा यूज़ अभी हो नहीं पा रहा है, पर टाइडल एनर्जी जो है किस चीज़ में नहीं रखी जा सकती, तो वो रिप्लेनिशेबल पार्ट में नहीं रखी जा सकती, यानी उसे उसका पूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए वो रिप्लेनिशेबल नहीं है। थर्ड को हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में धरती की जो क्षमता है उसका फर्टिलिटी के कम होने का क्या कारण है, उसका कारण ओवर इरिगेशन है। आप जानते हैं पंजाब नाम 5 नदियों से बना है, वहाँ इरिगेशन की बहुत सुविधा है, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयों का और सब चीज़ों का यूज़ करके, ओवर इरिगेशन करके
खूब फसल उगाई जाती है, इसलिए वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी अब ख़राब हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो पंजाब जो है पंजाब में ओवर इरीगेशन का प्रॉब्लम है। फोर्थ आप देख सकते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। कहाँ टेरेस कल्टीवेशन होता है? आप जानते हैं टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है? पहाड़ी एरियाज़ में एक छत टाइप के ऊपर एक बनाए जाते हैं जिसमें चाय कॉफ़ी वगैरह उगाई जाती है, ऐसी चीज़ों के लिए। उससे पहाड़ी एरियाज़ में खेती करना आसान हो जाता है हिली एरियाज़ में। तो वो उत्तराखंड इसका ऑप्शन है सही। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो टेरेस कल्टीवेशन उत्तराखंड में ज़्यादा होता है, वहाँ किया जाता है क्योंकि वहाँ हिली एरियाज़ ज़्यादा हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती हैं? तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें क्वेश्चंस जो थोड़े से आसान हैं, 1, 2, 3 वर्ड वाले हैं। जैसे पूछा गया है कि 3 स्टेट्स जिसमें ब्लैक सॉइल होती है और क्रॉप कौन सी उगाई जाती है। क्रॉप तो हम जानते हैं वो कपास को ज़्यादा सपोर्ट करती है। और किन स्टेट्स में ज़्यादा है? महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल ज़्यादा है। इसी तरह पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टा में कौन सी सॉइल पाई जाती है और इस सॉइल के 3 मेन फीचर्स क्या हैं? तो हम जानते हैं यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है जो नदियों से बहाकर लाई हुई मिट्टी है। इसके 3 अगर हम फीचर्स की बात करें, वैसे तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बाकी अगर हम मेन 3 की बात करें तो ये बहुत फर्टाइल यानी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें गुड क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम, पोटास होता है, लाइम होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और इनमें वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड और क्ले और स्लिट होते हैं। तो इस तरह से ये इसके 3 मेन फीचर्स हैं। आई होप आपको इन ऑल पार्ट्स से ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम अपनी SST के ही दूसरी बुक्स, दूसरे टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे हम हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स को कवर करें। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।